वेलकम बैक जी। और बात हो रही थी फर्टिलिटी के ऊपर और हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अंबर सीमी साहिबा, लेकिन उनके जो खावंद हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका फॉर इनविटेशन। जब आप यहाँ मौजूद हो और स्टूडियो में ना, ऐसा हो नहीं सकता ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप दोनों की फील्ड बिल्कुल माशाल्लाह से एक ही है, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों के पेशेंट्स भी होते होंगे, कमिटमेंट्स भी होती होंगी। पर्सनल लाइफ हर्ट नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि हम इंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं जी, बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से एड्रेस करते हैं, उसके ऊपर इनकी एक्सपर्टीज़ हैं और बहुत सोसाइटी के अंदर भी इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा सा कनेक्ट करना ये चाह रहा हूँ, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ आते हैं मेल पार्टनर के लिए भी और फीमेल पार्टनर के लिए, डॉक्टर साहब ने बताया चीज़ों को। मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ कितना इफ़ेक्ट कर सकती है फर्टिलिटी को? असल में डायबिटीज़ देखें, जो अगर बंदा समझता है कि मैं डायबिटीज़ पे मुब्तला हो गया हूँ, कुछ होती हैं जैसे कि वो बेसिकली जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो आफ्टर 40 ईयर्स हम वैसे ही कहते हैं कि आप अपनी टेक केयर करें और अपने जो है ना वो फॉलोअप पे रखें टेस्ट, खास तौर पे। ठीक है, लैब टेस्ट वगैरह। और दूसरा ये है कि कुछ आजकल आपको पता है कि एनजाइटी, डिप्रेशन बहुत हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मेन फैक्टर होता है, ख़ास तौर पे जिनकी जेनेटिकली चल रही है, तो वो इसको ख़ास तौर पे जो है वो इम्प्रूव कर देता है, उसकी मज़ीद यानी इन्हेंस कर देता है उसके अंदर ज़ियाबितीज़ को इन्वॉल्व करने में। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी में बेसिकली होता ये है कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें हम फैमिली हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो भी हमारे पास कपल्स आते हैं। तो अगर जिनको डायबिटीज़ होती है या ज़ियाबितीज़ में मुब्तला होते हैं वो पेशेंट, तो बेसिकली उनको फॉलोअप पे रखते हैं, उनका हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखें, ज़ियाबितीज़ एक बार अगर कोई शख्स मुब्तला हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम लाइफ टाइम तक कंट्रोल। ये ख़त्म नहीं होती? नहीं, ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये ऑन एंड ऑफ आती रहती है। उसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म में एक अंसर होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, ये एक हार्मोन होता है, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है या बहुत लो रेशो में आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली। अगर आप उसको फॉलो अप ना करें या कंट्रोल ना करें तो वो आपके बहुत से ऑर्गन्स को हिट कर सकता है, स्पेशली जो आपकी किडनी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और इसके अलावा कह लें कि हाइपरटेंशन में चला जाता है पेशेंट, कार्डियक पेशेंट भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना वो शुगर को कंट्रोल रखेगा उसके लिए उतना अच्छा है। और लाज़मी बात है, इनफर्टिलिटी में भी इसका एक रोल होता है। अगर शुगर कंट्रोल होगी तो उसके बहुत सारे जो कह लें कि बॉडी के अंदर फिनोमिनाज होते हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं और वो बंदा फर्टाइल हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, फीमेल पार्टनर की अगर बात की जाए और प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं कि ख़वातीन को शुगर होती है, बिल्कुल वो डायबिटिक हो जाती हैं, इसका इल्म नहीं होता या इसकी अवेयरनेस नहीं है। इससे एक सवाल आपसे भी कनेक्ट करूँगा, इसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, क्या प्रेगनेंसी के ऊपर भी इफेक्ट होती है ये चीज़? ये होती क्या है बेसिकली? असल में उसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इसलिए जो ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी में फीमेल्स होती हैं उनको हम हर 3 मंथ्स पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर हम टेस्ट करवाते रहते हैं। तो उनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो उनको एडवाइस ज़रूर करती हैं कि आप अपना शुगर भी जो है वो कंट्रोल में रखें। तो वो बेसिकली आफ्टर डिलीवरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मगर वो एक प्रेगनेंसी की लिमिट तक होती है। ठीक है, हाँ, अगर उनकी बेबी को अगर ये बहुत ज़्यादा अगर हिट करता है तो वो बेसिकली टाइप 1 में जा सकता है वो बेबी। ठीक है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में वो जो बेबी पैदा होगा वो कह लें कि टाइप 1 डायबिटीज़ में मुब्तला हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायबिटीज़ की 2 टाइप होती हैं, एक पैदाइशी होती है। ठीक है, जो जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे मैंने बता दिया कि वो जेनेटिकली चल रही होती है और जो हमारा क्राइटेरिया है, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, तो उनको ये डायबिटीज़ मुब्तला उनको कर सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इससे प्रेगनेंसी के ऊपर बड़ा क्या असरअंदाज होती है ये चीज़ अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और इससे कैसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ ये होती है कि अगर प्रेगनेंसी में वो बिफोर द प्रेगनेंसी उसको डायबिटीज़ नहीं एक्सक्लूड हुई है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको डायग्नोज हुआ शी इज़ अ डायबिटिक।
और वो जब प्रेगनेंसी, लेकिन ये डायबिटीज़ फॉर द टेम्प्रेरी बेसिस पे होती है टिल द 9th मंथ, जब तक आपके बेबी डिलीवर नहीं होता, जब तक आपकी ये चलती है। जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होता है वो अपना आहिस्ता आहिस्ता शुगर लेवल नॉर्मलाइज होने लगता है, तो उसे हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो फीमेल होती हैं वो मोर प्रोन होती हैं कि फ्यूचर में वो डायबिटिक पेशेंट हो सकती है। अच्छा, मोर प्रोन मतलब ये एक तरह से समझिए प्रेडिक्शन होती है स्टार्टिंग की। एग्जैक्टली कि वो मोर प्रोन है कि वो डायबिटिक पेशेंट हो सकती है इन द फ्यूचर, तो उन्हें थ्रू आउट अपनी लाइफ में जो है शुगर लेवल को अपने मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा, अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हो जाए तो वो उनका जो बेबी होता है बहुत ज़्यादा हैवी वेट बेबी होता है, ठीक है। वो पेशेंट सी सेक्शन पे भी जा सकता है। ग्लूकोज लेवल हम गायनाकोलॉजिस्ट को बहुत उसको नॉर्मलाइज तरीके से रखना है। पहले तो हमारे पास जस्ट इंसुलिन हम रिकमेंड करते थे और बाकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती थी मेडिसिन, लेकिन अब तो काफ़ी वास्ट रेंज आ गई है फॉर द मेडिसिन के। हम उनको ओरल मेडिसिन पे भी रखते हैं फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, अगर मैं इस डायबिटिक टर्म की बात करूँ, वुड इट लीड टू मिसकैरेज एज वेल? या हो सकती है इससे? yes. अच्छा, मतलब ये इतना खतरनाक हो सकती है अगर इसको ज़्यादा अगर हमने टेक केयर नहीं किया। देखिए, शुगर लेवल जो है आपका एक मेन है। अगर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल भी है, अगर उसका शुगर लेवल डाउन हो रहा है वो फेंट हो जाती है। ठीक है, अगर शुगर बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड पे भी जा रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, जब भी वो पेशेंट फेंट हो रहा है। ठीक अच्छा है डॉक्टर साहब, मिसकैरेजेस का रेशियो बढ़ क्यों गया है, क्या वजह क्या है? देखिए, मिसकैरेजेस का रेशो इसलिए बढ़ा है, आजकल जो फीमेल्स है ना, पहले देखिए हमारी दादी नानी सब काम करती थी, बिल्कुल ऐसा है ना, रूटीन। प्रेगनेंसी इट्स नॉट द डिजीज़, ठीक है, एक नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल तो ऐसा आप ही इसको आप एंजॉय करके गुजारें कि आप अपनी प्रेगनेंसी लाइफ जो है आप अपना एंजॉय करें, अपने हर चीज़ आप मतलब करें। मिस हैंडलिंग शुरू हो गई, इस वजह से ज़्यादा ये रेशो बढ़ा है। देखिए, अगर हम मेडिकली इश्यूज़ पे जाते हैं, दो इश्यूज़ होते हैं, एक आपकी लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक आपका होता है मेडिकल इश्यूज़। ठीक है। अगर आप मेडिकल इश्यूज़ पे जाते हैं तो हमें मेल का अगर मल्टीपल उसके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे कि मेल फैक्टर इन्वॉल्व है या फीमेल फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, मेल की क्रोमोसोम में एनोमली आ रही है या फीमेल की यूट्रस में या कोई हार्मोनल उसकी डेफिशिएंट हो रहा है जिसकी वजह से वो मिसकैरेज कर रहा है। अगर वो बिफोर 7 वीक्स, ठीक है, 7 वीक्स में एक हार्ट बीट, 7 to 10 वीक्स के इन बिटवीन जो है हार्ट बीट बेबी की आ जाती है। ठीक है। तो अगर वो बिफोर 7 वीक्स से अगर पहले मिसकैरेज हो रहा है या 7 to 10 वीक्स के इन बिटवीन उसकी हार्ट बीट नहीं आई है, तो और वो मिसकैरेज की तरफ जा रहा है, तो इट्स अ नॉर्मल, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको ब्लेसिंग होती है कि अगर कोई एनामली आ रही है, बेबी के अंदर एनामली आ रही है ड्यूरिंग द ग्रोथ, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो प्रोसेस रुक जाता है। एग्जैक्टली। तो वो आगे जब आपका अगर आउटपुट आपका ऐसा होगा कि अल्लाह ना करे कोई बेबी ऐसा हो जो कि आप बच्चे इंडिविजुअल्स की तरफ अगर आ जाए, तो फिर आपके लिए वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि वो आपके हार्ट बीट नहीं आती है, वो बिफोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट अगर देखें तो उसमें ये है कि कोई मेल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है या फीमेल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है या फीमेल, देखिए आजकल स्मोकिंग इतनी कॉमन हो गई है, जस्ट इन द मेल्स नहीं है, फीमेल के अंदर भी बहुत कॉमन हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये स्मोकिंग पे बात करना चाहूँगा, ये क्या बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है हमारे फर्टिलिटी के ऊपर भी, और जैसे मिसकैरेज को कनेक्ट किया डॉक्टर साहबा ने, तो क्या स्मोकिंग हमेशा से हमने कहा है कि हार्मफुल है और ये डेंजरस होती है, इट लीड्स टू कैंसर, और इसके अंदर भी क्या आपकी नस्ल भी अगर बेहतर तरीके से आगे ना बढ़े तो इसके अंदर भी दारोमदार क्या सिगरेट का है, स्मोकिंग का है? देखिए, टोबैको जो है वो आपके पॉकेट पे ही लिखा होता है, सिगरेट के पॉकेट ऑब्वियसली, कि जो है ना वो सेहत के लिए मुज़िर है। ठीक है, तो हर चीज़ का इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ठीक है, एक तो इंसान के अंदर अपनी खुद उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अच्छी दी है कि हम हर चीज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ अपने जिस्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे ऐड करेंगे तो वो एक लिमिट तक फ़ाइट करेगी, उसके बाद जो है वो फ़ाइट करना छोड़ देगी। ठीक है, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा हजूम है, ठीक है, और वहाँ पे आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी हवाले से, जैसे अभी आजकल स्मोक का चक्कर है, आपने देखा होगा लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है ना पोल्यूशन की वजह से, और अभी जो रेशो आया होता है कि 70% जो है लोग हैं वो इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से। तो स्मोकिंग जस्ट लाइक दिस, कि अगर आप
आपके जिस्म में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे जाएगी, इसी तो तरह लाल- फेफड़े जो हैं वो आपके जो बिल्कुल, लंग्स हैं वो इन्फेक्ट हो बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल और इफेक्ट सिर्फ करेगी। न सिर्फ लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, बाकायदा पूरा जिस्म ही आपका उसके उसमें देखें, गिर हमारे चुका है। जिस्म में अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ हाँ, हाँ। जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। वो बहुत पावरफुल होता है बॉडी के अंदर। अगर हम उसको ज़रा सा भी कह लें कि उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, जरा से भी छेड़छाड़ किया गया बिल्कुल बिल्कुल वो आपकी बॉडी हिट होगी। उसने रिएक्ट करना है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और अपनी गाड़ी को आप फुटपाथ की तरफ मोड़ देंगे तो गाड़ी हिट हो जाएगी ना आपकी। वेरी गुड पॉइंट, ज़बरदस्त मिसाल दी है। आप कोई बंदा, इसको ऐसे भी समझ लें, कोई बंदा अगर गाड़ी चला रहा है और अगर आप उसको बार बार पिन किए जा रहे हैं किसी चीज़ पे, तो रिएक्ट ज़रूर करेगा। रिएक्ट या तो आपको आपके साथ करेगा या वो गाड़ी के साथ करेगा, जिसका नुकसान आपको ही होना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डॉक्टर साहब, वक्त ऑब्वियसली दामन वक्त में गुंजाइश कम है, IVF के ऊपर ज़रा सा आ जाऊँगा कि उसके ऊपर भी आप कमेंट करें। ये टर्म क्या है और फर्टिलिटी से कनेक्शन है इसका, क्या है ये बेसिकली, ताकि लोग अवेयर हो इससे। देखिए IVF एंड IUI एक प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक ठीक है। है। जब हम मेडिसिन हमें लगता है कि उसकी सर्टेन मेडिसिन से उसका ओवेरियन रिजर्व कम है, या मेल जैसे डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया कि डायबिटिक है और उसका हमें स्पर्म्स काउंट बहुत कम नज़र आ रहे हैं, एजोस्पर्मिया नज़र आ रहे हैं, नो स्पर्म्स नज़र आ रहे हैं, एक्टिव स्पर्म्स, तो फिर हम उसको प्रोसीजर्स पे जाते हैं IUI एंड IVF। ठीक है। IUI प्रोसीजर नेम इज द एब्रीविएशन ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI, आई एम टॉकिंग अबाउट IUI। ठीक है। IUI मीन्स इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। सिंपली ये है कि दोनों पार्टनर्स के स्पर्म्स हैं उनको फर्टिलाइज करते हैं और देन फिर उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है फीमेल। एग्जैक्टली, मेल पार्टनर का हम मेल का लेके स्पर्म Exactly. कलेक्ट करते हैं और उसको फीमेल में एक स्पेसिफिक कह लें कि सिरिंज के जरिए इंसर्ट करते हैं। दिस इज ठीक द है। IUI। ठीक है, IUI। IVF इज अ प्रोसीजर कि हम उसे तो इंजेक्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हम IUI में कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी ठीक ऑफ द है, फीमेल। ठीक है। और IVF इज द सेम प्रोसीजर, ठीक है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हमारा ये हो जाता है कि हम स्पर्म लेते हैं, देन ओवा भी लेते हैं फीमेल का, देन उसे फर्टिलाइज करते हैं आउटसाइड द बॉडी। मतलब उसमें कोई भी चीज़ अगर कमी है तो उसको उसके अंदर फिल आउट करते हैं फर्टिलाइज करते हुए। जैसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का आपने ठीक नाम है, सुना बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि उसके पार्टनर के स्पर्म लेते हैं और जो फीमेल का जो ओवा है उसको फर्टिलाइज करवा आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द अच्छा, बॉडी। वक्त बहुत कम रह गया, मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, एक मिसकंसेप्शन भी है और इसके ऊपर बड़े कयास आराइयाँ भी हैं। इज इट हलाल और हराम? यस, ये आप देखें, ये हलाल है क्योंकि हम हस्बैंड का ही स्पर्म ले रहे हैं। ठीक है। अगर हस्बैंड का स्पर्म, और ये जो मिस कॉन्सेप्ट है कि हॉस्पिटल्स में यूँ कर देते हैं, नो, इट्स द पाकिस्तान, ठीक है, हलाल हर चीज़ ख्याल हलाल रखा के जाता जरिए, है यहाँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो IVF जो है वो एक हलाल प्रोसीजर है, IUI भी एक हलाल प्रोसीजर है क्योंकि आपके हस्बैंड का ले रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड का नहीं है देन इट्स मतलब Then obviously तो international, शरई तौर पे exactly, भी बिल्कुल। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें जैसे मोबाइल आते हैं उसमें एडवांसमेंट आती चली जाती है, इसी तरह मेडिकल में भी टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट आती चली जाती है। ये बेबीज बिल्कुल नॉर्मल होता है। चलो, बिल्कुल हाँ, normal। अगर आप जेंडर प्रेडिक्शन के लिए IVF करा रहे हो, इट्स नॉट द इथिकल वे कि अगर आपको जेंडर चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर इफ्तिखार आपका भी और डॉक्टर अंबर आपका भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से जो है वो अवेयरनेस मिली होगी कि किस तरह से आप चीज़ों को टेकअप कर सकते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो शुगर लेवल हो या फिर आपकी फर्टिलिटी के अंदर किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त पर और एक नए टॉपिक के साथ। जब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।